Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम MHI 108 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करेंगे। आंसर्स एंड क्वेश्चंस दोनों ही इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक MHI 108 के सिलेबस में से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप उसका जो गेस्ट पेपर है वो मेरी टीम से ऑन व्हाट्सएप परचेज कर सकते हैं। आपको जस्ट व्हाट्सएप पे एक हाय भेजना है, आगे मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी एंड यू कैन बाय योर गेस्ट पेपर्स फॉर MHI 108, 109, बाकी जो भी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो नाउ दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रॉक आर्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रॉक आर्ट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट इंसाइट्स टू द पास्ट क्लाइमेट। जब हम रॉक आर्ट्स को स्टडी करते हैं तो हमें पास्ट के क्लाइमेट के बारे में काफ़ी सारी नई चीज़ें उससे पता चलती हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उससे हमें मिलती हैं, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सो रॉक आर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। क्या होते हैं रॉक आर्ट? आपके इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल यानी कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं क्लाइमेट को समझने में, साथ ही साथ पास्ट में जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस रही हैं उन्हें समझने में हमारी सहायता करते हैं। सो सिंस प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस लिव्ड इन क्लोज इंटरेक्शन विद नेचर, तो हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में जो ह्यूमंस थे वो नेचर के साथ दोस्तों क्लोज इंटरेक्शन में रहा करते थे। देयर आर्ट रिफ्लेक्ट्स द सराउंडिंग्स एनवायरमेंट, और इसीलिए उसकी कला उसके परिवेश को प्रतिबिंबित करती है। जैसे आज के समय में अगर कोई पेंटिंग बनाएगा दोस्तों तो पेंटिंग के अंदर प्रदूषण को जरूर बनाएगा, तो हम क्या देखते हैं कि उस समय जो भी चीज़ें रहती हैं एनवायरमेंट में, उनके सराउंडिंग्स में, वो ही सारी चीज़ें उनकी आर्ट में भी डिपिक्ट करती हैं, ठीक है। सो रॉक आर्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाता है जो हमें क्लाइमेट को समझने में, पास्ट के एनवायरमेंटल कंडीशंस को समझने में हेल्प करता है। सो इन द रॉक आर्ट हमें क्या देखने के लिए मिलता है दोस्तों? एलिफेंट्स, डायनासोरस, डियर, बाइसन, ये सारे एनिमल्स का डिपिक्शन देखने के लिए मिलता है जो इंडिकेट करता है अबाउट द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड वाटर बॉडीज। ओके, सो एक्वेटिक एनिमल्स हमें फिशिंग सीन्स देखने के लिए मिलते हैं, सजेस्ट अ ह्यूमिड क्लाइमेट विद अबेंडेंट वाटर रिसोर्सेज, कि हमारा क्लाइमेट काफ़ी अच्छा था और हमारे पास जल संसाधन भी भारी मात्रा में थे। सिमिलरली द डोमिनेंस ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स पॉइंट टुवर्ड्स ओपन ग्रासलैंड, तो हमें ज़्यादातर रॉक आर्ट्स में जो ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले पशु देखने के लिए मिलते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास सवाना टाइप का एनवायरनमेंट था, यानी we have open grasslands also, hunting scenes, food gathering activities हो गया आपका, seasonal movements हो गए, ये सारी चीज़ें आपको रेनफॉल का पैटर्न, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें दर्शाती है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ का मतलब एक एग्जाम्पल ले लेके आपको बताना है। जैसे आपने एनिमल्स का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया कि एनिमल्स के पिक्चर से क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है, एक्वेटिक एनिमल से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, उसके बाद ग्रेजिंग एनिमल्स हो गए आपके, फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ से आपको क्या इंडिकेशन मिलता है कि रेनफॉल पैटर्न्स थे, रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे। और फिर ओवर टाइम हम क्या देखते हैं, changes in animal representation over time indicates climate transition such as increasing aridity और decline of forest cover। तो समय के साथ पशुओं के चित्रण में आए परिवर्तन से हमें पता लगता है कि शुष्कता बढ़ जाती है, बढ़ गई होगी, वनों के आवरण में कमी हो गई होगी, और ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन को। Thus रॉक आर्ट प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट येट रिलायबल एविडेंस, तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, अप्रत्यक्ष है बट विश्वसनीय है ना। सो thus rock art provides us indirect yet reliable evidence for reconstructing past climate and understanding human environment interaction. It helps historians and archaeologists in linking cultural practices with environmental changes। तो इतिहासकारों और आपके जो पुरातत्वविद होते हैं उनको ये सारी संस्कृतियों को समझने में और पर्यावरण के परिवर्तनों को समझने में रॉक आर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है माइक्रोफोनल एंड मैक्रोफोनल रिमेन्स क्या होते हैं, हाउ डू दे हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट एनवायरनमेंट।
सूक्ष्म प्राणी अवशेष और स्थूल प्राणी अवशेष क्या है और ये अतीत का निर्माण कैसे करते हैं। ओके, तो देखो फॉनल रिमेन्स क्या है, प्राणी अवशेष। तो फॉनल रिमेन्स आर दी प्रिजर्व्ड बोन्स, टीथ, शेल्स एंड अदर रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट। तो यहाँ पे जो आपके दूसरे एनिमल्स होते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, उनके बोन्स हमें मिलते हैं, टीथ मिलते हैं, उनकी शेल्स मिलती हैं। तो जो भी हमें उनके अवशेष मिलते हैं दे आर कम अंडर फॉनल रिमेन्स। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंड मैक्रोफॉनल रिमेन्स। तो इनके दो आपको देखने के लिए मिलते हैं, सूक्ष्म प्राणी अवशेष और स्थूल प्राणी अवशेष। माइक्रोफॉनल रिमेन्स में आपके स्मॉल एनिमल्स आते हैं। ओके, तो सूक्ष्म प्राणी यानी छोटे प्राणियों के अवशेष, चूहे, रेप्टाइल्स हो गए आपके, सरीसृप, पक्षी, मछलियां, कीट, शंख जैसे छोटे जीव इसमें आते हैं। ये जीव पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन वगैरह के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। देयर प्रेजेंस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ह्यूमिडिटी लेवल। तो यहाँ पे जब ये कहीं पे प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे हमें उस एरिया का जो ह्यूमिडिटी लेवल है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है। और जब हमें मैक्रो रिमेन्स मिलते हैं जिसमें आपको गाय, हिरण, भैंसा, घोड़ा, हाथी, जो बड़े बड़े जीव हैं वो मिलते हैं, तो वो एविडेंस देते हैं अबाउट दी हंटिंग प्रैक्टिसेस, डोमेस्टिकेशन एंड सब्सिस्टेंस पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन, कि वहाँ पे आजीविका के लिए जो ह्यूमंस हैं वो रहा करते होंगे। लार्ज हर्बीवोरस इंडिकेट्स ग्रासलैंड एनवायरनमेंट वाइल फॉरेस्ट एनिमल्स सजेस्ट वुडेड रीजन। लार्ज हर्बीवोर यानी कि जो बड़े शाकाहारी पशु होते हैं वो संकेत देते हैं कि घास के मैदान जरूर पाए जाते होंगे, तभी तो बड़े शाकाहारी पशु हैं, जबकि वन्य पशु वनांचित क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं। सो गाइस देखो, जब भी हम इन दोनों की कंबाइंड स्टडी करते हैं, दोनों को मिला के पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम इकोलॉजिकल और क्लाइमेट जो कंडीशंस रही हैं पास्ट की, उन कंडीशंस को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के प्राणी अवशेषों का संयुक्त अध्ययन अतीत की पारिस्थितिक और जलवायु परिस्थितियों के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। दे अलाउ आर्कियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। तो पुरातत्वविदों की जो है सहायता होती है, इससे पुरातत्वविद आपके जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की उपलब्धता, इन सभी चीज़ों को समझ पाते हैं। फाइनली आप कंक्लूजन में बताओगे, दस फॉनल रिमेन्स एक्ट एज दी क्रूशल एनवायरमेंट इंडिकेटर्स की तरह ये एक्ट करते हैं। ये हमारे लिए रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस को लेकर आते हैं। अगर हमें ह्यूमन के जो पास्ट एनवायरमेंट रिलेशनशिप्स हैं उन्हें समझना है तो उसमें ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है जियोलॉजी का, कि जो जियोलॉजी है गाइज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। मानव बस्तियों एवं सभ्यता के विकास में भूविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान मानव बस्तियों के विकास और सभ्यता के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे, उसको जानेंगे। क्योंकि कहीं पे भी गाइस अगर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ का लैंडफॉर्म अच्छा है, ठीक है, खेती के लिए ज़मीन है, फ्लैट लैंड है, तो वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पैटर्न आप देखोगे। रिवर सिस्टम भी मदद करता है क्योंकि रिवर्स प्रोवाइड करती हैं वाटर, फर्टाइल सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन रूट, तो वहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी नदियों के आसपास। और रिवर की वजह से जो एलुवियल सॉइल रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं, तो वो लेकर आती हैं आपकी एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को काफ़ी मतलब बेनिफिट मिलता है, एग्रीकल्चर बढ़ता है। और जब एग्रीकल्चर लोग करते हैं तो वहाँ से जो है परमानेंट सेटलमेंट्स की शुरुआत होती है, यानी कि आपके स्थायी बस्तियों का विकास होता है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन, मिनरल्स एंड मेटल्स इन्फ्लुएंस टूल मेकिंग एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो खनिज, धातु, इन सब की उपलब्धता ने औजार निर्माण और तकनीकी प्रगति को प्रभावित किया था। केव्स एंड रॉक शेल्टर प्रोवाइडेड नेचुरल प्रोटेक्शन एंड अर्ली हैबिटेशन साइट। तो गुफाओं और शैल आश्रयों में हम क्या देखते हैं कि लोग प्राकृतिक सुरक्षा के लिए रहा करते थे। प्रारंभिक समय में लोग वहाँ पे निवास करते थे। सो जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन डिटरमाइन द कंटिन्यूटी और अबेंडनमेंट ऑफ द सेटलमेंट। तो किसी भी क्षेत्र की जो भूवैज्ञानिक स्थिरता है वो वहाँ पे बस्तियों की निरंतरता या परित्याग को निर्धारित करती है।
इस प्रकार भूविज्ञान मानव सभ्यता के निर्माण में एक आधारभूत कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेटलमेंट पैटर्न्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों को, बसावट को, इन सबको ये जो जियोलॉजी है वो प्रभावित करती है। कहीं पे भी पहाड़, पर्वत, नदी, ये सारी चीज़ें लोगों को प्रभावित करते ही हैं। वो लोग कैसे वहाँ पे रहेंगे, उन सारी चीज़ों को, उनके डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी करते हैं। यहाँ पे आपको डेल्टा और दोआब के बीच में जो फीचर्स हैं वो बताने हैं, एंड हाउ आर द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो डेल्टा एंड दोआब आर इम्पॉर्टेंट फ्लूवियल लैंडफॉर्म, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और नदी के द्वारा बनाए जाने वाले हैं, जलोढ़ स्थल रूप होते हैं ये। बोथ हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब डेल्टा और दोआब रीजन्स जो आपकी कृषि होती है और मानव बस्ती जो होती हैं, उनके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा कब बनता है? देखो, जब नदी समुद्र से मिलने जाती है, जहाँ पे नदी समुद्र से मिल रही होती है, वहाँ पर डेल्टा क्रिएट होता है। ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। जैसे नदी आ रही है, फिर वो समुद्र में जाने से पहले ऐसे विभिन्न धाराओं में बट जा रही है, तो ये यहाँ पे नदी ने क्या क्रिएट कर दिया दोस्तों? डेल्टा क्रिएट कर दिया। यहाँ पे इसके बीच बीच का जो रीजन होता है, वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं वो आधे पानी में रहते हैं, एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय द रिवर। और ये डेल्टा क्यों बनता है? क्योंकि जब नदी अपने साथ बहाते बहाते बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर आ रही है, और डेल्टास काफ़ी फर्टाइल होते हैं, और डेल्टास जो हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसका नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा हो गया, कावेरी डेल्टा इसके एग्जाम्पल्स हैं। दोआब क्या होता है? तो दोआब एक ऐसा लैंड है जो दो नदियों के बीच, जैसे मान लो गंगा और ये आपकी ब्रह्मपुत्रा, तो इसके बीच में जो ये रीजन है दैट इज दोआब, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय द बोथ रिवर। और दोनों नदी जो हैं यहाँ पे जलोढ़ मृदा लेकर आ रही हैं। दोआब आर जनरली फ्लैट एंड फर्टाइल, मेकिंग देम सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। दोआब काफ़ी फर्टाइल होते हैं और मोस्टली आपको फ्लैट ही देखने के लिए, क्योंकि दोआब आपको मोस्टली जो हमारा उत्तरी मैदान वाला रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। गंगा यमुना दोआब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है। देखो, डेल्टा और दोआब के बारे में आपने पहले अलग अलग से बता देना है कि सलाइन फीचर डेल्टा के क्या हैं, दोआब के क्या होते हैं। देन आप उनका एक मेजर डिफरेंस बता दोगे कि जो डेल्टा है वो बनता है नदी के माउथ पे, डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है, जबकि दोआब दो नदियों के बीच स्थित होता है। डेल्टा का निर्माण समुद्री परिवेश में होता है, जबकि दोआब का निर्माण तो आंतरिक भूभाग में ही हो जाता है। फिर आप कंक्लूजन बताएंगे कि वाइल बोथ आर फर्टाइल landforms but they differ in location, formation process and geomorphological characteristics। तो इनकी भू आकृतिक दूसरी विशेषताएं होती हैं। अब आपके शॉर्ट नोट आ जाएंगे। रिपारियन बेल्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इंडो गैंगेटिक प्लेन पे लिखना है आपको, और कावेरी डेल्टा पे। तो सबसे पहले रिपारियन बेल्ट को पढ़ते हैं। द रिपारियन बेल्ट रेफर्स टू द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन अ रिवर एंड द एडजेसेंट लैंड एरिया। लैंड एरिया और भूभाग के बीच का जो ये संक्रमण क्षेत्र होता है उसको हम रिपारियन बेल्ट कहते हैं। यह बाढ़ के समय नियमित रूप से जलोढ़ मृदा के द्वारा बनता है, और इस क्षेत्र की विशेषता उपजाऊ मिट्टी, समृद्ध जैव विविधता और प्रचुर जल यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। रिपारियन बेल्ट सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आपको डेंस वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा, श्रब्स एंड ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि यहाँ की कंडीशन फेवरेबल है, तो यहाँ पे आपको ह्यूमन की जो मानव बस्तियाँ हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगी। ये एक्ट करते हैं एज द कॉरिडोर फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड कल्चरल इंटरेक्शन। फिर आप बात करेंगे इंडो गंगेटिक प्लेन की, जहाँ पे आपको एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन है, ये जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा इन सब से मिलकर बनता है। पंजाब से लेकर वेस्ट असम तक ये पूरा आपका इंडो गंगेटिक प्लेन में आता है। कंटिन्यूस डिपोजिशन यहाँ पे आप एलुवियम का देखते हैं, एलुवियम सॉइल का देखते हैं, और जो प्लेन है ये आपको आइडियल कंडीशंस देता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलता है। शुरुआत में जो हमारी सिविलाइजेशंस रही हैं वो भी इसी एरिया में डेवलप हुई थी। मेजर एंशिएंट सेटलमेंट्स यहाँ पे फ्लरिश करी हैं पहले, एंड द फ्लैट टेरेन ऑल्सो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। और क्योंकि यहाँ का सारा जो रीजन है वहाँ पे पहाड़ नहीं है, पूरा फ्लैट रीजन है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का कावेरी डेल्टा। इसके बाद जो है और भी वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपके पास टाइम है गेस्ट पेपर्स को पढ़ने का
तो आप वहाँ से अपना गैस पेपर परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जस्ट एक हाई आपको सेंड करना है। द कावेरी डेल्टा इज़ अ वेल डेवलप्ड डेल्टा। तो कावेरी डेल्टा दोस्तों आपका एक वेल डेवलप्ड डेल्टा है जो कि रिवर कावेरी से बना है। एंड कब बनता है? जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती है उससे पहले। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसकी कई सारी सहायक जो नदियां हैं। एंड डेल्टा क्षेत्र का पर्याप्त वर्षा यहाँ पे प्राप्त होती है, प्रभावी सिंचाई प्रणाली है यहाँ पे। और ये जो पूरा रीजन है डेल्टा वाला, यहाँ पे हम देखते हैं कि राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। हिस्टोरिकली अगर आप बात करें तो कावेरी डेल्टा ने सपोर्ट किया था प्रॉस्पेरस अग्रेरियन इकोनॉमीज को। एंड बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। द चोला डायनेस्टी यूज द एग्रीकल्चर सरप्लस ऑफ डेल्टा टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर। तो चोला डायनेस्टी को स्ट्रॉन्ग करने में यहाँ पे इसका एक बड़ा रोल है। यहाँ पे जो कृषि का सरप्लस होता था उसने इस एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। सो गाइज दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है MHI 108 की, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर देखो। और सारे वीडियोस के अंदर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हिस्ट्री के एग्जाम्स अब जब से न्यू सिलेबस आया है तब से थोड़े से टफ आने लगे हैं, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है।